पॉइंट ये है, इस वाली इक्वेशन में ये मानेगा प्रेशर कितना है 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट होगा तभी जाके log 1 0 होगा, अदरवाइज आप प्रेशर को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। सही है, ओके। क्या बनेगा ये H प्लस H2 प्लेटिनम इज इक्वल टू माइनस 0.0591। ये वाली टर्म तो गायब हो गई, क्या बचा सिर्फ pH, बस निकल गया। तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके pH निकाल सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, जो लास्ट क्लास थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज की, उसमें हमने डिस्कस किया था नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अगर आपने अभी देखा हो, जो रिसेंटली जो सिलेबस मॉडिफाई होकर आया है गेट का, जिसमें कुछ टॉपिक्स को इलेबोरेट करके मेंशन किया गया है, उसमें ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में एक पूरी लाइन ना उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है और उसमें वो सारे टॉपिक्स है जो हमने लास्ट वाली क्लास में कवर करे हैं। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो भी नहीं देख रहे, आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, गेट दोगे अभी आगे, उस वाली वीडियो को पक्का देख लेना, क्योंकि ना चांसेस हैं, अगर उन्होंने इतना सारा हाईलाइट करके बताया है तो चांसेस है कि वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, उससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स को। अब अगर मैं बात करूं कि नेट, गेट और जैम की अगर हम बात करें तो कौन से वाले एग्जाम्स में इस सिलेबस में ये है, तो एक चीज़ देखो, IIT जैम वाला जो अपने पास सिलेबस है उसमें इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कंसंट्रेशन सेल्स को। नेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, गेट में ना सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा। और वैसे भी अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कभी पूछा गया है इससे, तो गेट में आज तक इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इतना मान के चलो, आप ना गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ना अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ नेट में क्वेश्चंस आते हैं और जैम में इसको स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक और चीज, इसके बाद ना एक क्लास और होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसके बाद मेरी साइड से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन आई से कि मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगा, दैट मींस कि मैक्सिमम जो पोर्शन है इस चैप्टर का मैंने आपको वो समझा दिया है। इसके बाद अगर आप कोई बुक उठा के इसके बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने यहाँ पे कवर नहीं करवाए हैं, अगर आप कोई बुक रेफर करके उनको पढ़ने का ट्राई करोगे, आप बहुत आराम से उसको कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस हम 65 to 70% सिलेबस एक चैप्टर का यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं, मतलब जो बाकी के टॉपिक्स हैं, उसको आप किसी भी बुक से आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो और ये वाली बात भी है कि इनको देखने के बाद अगर आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो आप खुद देखोगे कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ना आप 7 क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और वो काफी होता है, मतलब दैट इज गुड। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बट हाँ इतना ठीक है कि हाँ एटलीस्ट आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो आप खुद से कवर कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन सेल्स से। तो सबसे पहले एक फिर से रिकैप करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ना अभी तक देखा है हमारे पास जो सेल होती है उसमें हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, है ना, नीचे कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं नीचे कंटेनर में अपने, उसके बाद निकालते हैं, उसकी पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना। तो अब तक हम कुछ ऐसा करते आ रहे हैं कि हम बेसिकली 2 हाफ सेल्स लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पर हम Zn2+ ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट हमने ले लिया, वहाँ से आयंस आ गए। यहाँ हमने कॉपर लिया और अपने पास क्या है, कॉपर 2+ यहाँ पर है। अब तक हम ऐसे करते आए हैं, हमने जितना ये पढ़ा है ये वाला गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन, सब में हमने ऐसे ही करा है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से हम पढ़ते आए हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये वाली सेल वर्क क्यों कर रही है, तो आपको ये पता है कि हमने जब स्टार्ट किया था गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन, वहाँ पे एकदम डिटेल में देखा था हमने कि वाली सेल वर्क कर क्यों रही है। सिर्फ आपके रिविजन के लिए बात बोलते हैं वापस से। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, हमारे पास 2 तरह के आयंस हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि मैं बात करूँ जिंक और कॉपर की, तो हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर 2+ की ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जिंक 2+। ठीक है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर 2+ की ज्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम इन दोनों में हम देखते हैं पोटेंशियल की वैल्यूज को। ठीक है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर रिडक्शन होगा, जिसकी कम होगी वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसे करके हम देखते आए। तो इस वाले पार्ट में क्या अपने पास ऐसे हम लिखते हैं कि हमारे पास कॉपर 2+ से कॉपर बना, एक तो ये है, और मेरे पास कौन सा है, Zn2+ से जिंक बन गया। ऐसे करके फिर हम ये बोलेंगे, अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो ज्यादा होती है कॉपर 2+ वाले केस में। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, बेसिकली जो डिफरेंस है ना हमारे दोनों की पोटेंशियल्स में, उसको यूज करके हम ये पूरा रिएक्शन करवा देते हैं, सेल वर्क कर जाती है। ठीक है, अब ना इसको तो हम साइड करते हैं, मैं ना एक और सिस्टम बनाती हूँ। हमने फिर से वही काम किया, हमने दो अलग अलग हाफ सेल्स ली, फिर से इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक है, अब क्या है, इस बार यहाँ पर भी कॉपर है इलेक्ट्रोड और यहाँ पर भी कॉपर इलेक्ट्रोड ही है। यहाँ पर कॉपर 2+ है और यहाँ पर यहाँ पे भी कॉपर 2+ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, सो लेट्स से यहाँ पे कितना अपने पास, ये है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और ये भी क्या है, ये भी सपोज करते हैं कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ही है। अब हमने क्या करा, हमने ना इन दोनों को कनेक्ट करवाया, यहाँ से कनेक्ट करवाने के बाद सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है क्या ये दोनों सेल, मतलब दोनों हाफ सेल मिलके क्या इस पूरे कंप्लीट सेल को वर्क करवा पाएंगे, आंसर है नहीं, ये वाली सेल काम नहीं करेगी। इनका वैसे काम क्या होता है, क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस वाले केस में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब बात यह है कि वर्क क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने पढ़ी है नर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम लिखते हैं कि जो ई सेल है हमारे पास, यानी कि इस पूरे जो सेल की पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होती है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय में n लॉग ऑफ, कैसे कर दें, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, कैसे, अगर हम चाह रहे हैं ये वाली सेल वर्क करे, हमारे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी राइट साइड पे होता है उसका हम करवाते हैं रिडक्शन। तो यहाँ से मैं लिखूंगी कॉपर 2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मिल गया हमें कॉपर मिल गया, तो ये तो मेरी रिडक्शन वाली इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो क्या होगा, इस बार यहाँ पे क्या है, एनोड है ना ये, और एनोड पे हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर तो हम ये मान लेंगे खुद से थियोरेटिकली कि यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या बन रहा होगा, कॉपर 2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस तरह से होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे भी कॉपर 2+ और यहाँ पर भी कॉपर 2+, दोनों साइड, है ना, ऐसे होगा। इन दोनों को ऐड करके देखो, ये तो होगा। अब एक चीज देखो, हमने बोला है ई नोट सेल, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल को हम लिखते हैं, हमें लेनी होती है रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी राइट साइड पे है इलेक्ट्रोड उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, आर इज फॉर राइट साइड, जो राइट साइड पे है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस जो भी इलेक्ट्रोड अपना लेफ्ट साइड पे है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रोड भी सेम है हमारे पास, आयंस भी सेम है, सो इन दोनों ही केसेस में अगर मुझे लिखनी हो रिडक्शन पोटेंशियल तो मैं कैसे लिखूंगी, तो फिर हम एक ही काम करेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर, ये लिखेंगे। और यहां पर भी हालांकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कैसे लिखेंगे, कॉपर 2+ से कॉपर, ये। तो इन दोनों ही केसेस में क्योंकि हमारे पास हाफ सेल तो सेम ही है ना, अब ये नहीं फर्क पड़ता रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हमें क्या चाहिए, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए थी। तो दोनों ही केसेस में दोनों सेम वैल्यूज हैं, दैट मीन्स ये तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। जब तक हमारे पास सेल सेम है तो सेम ही रहने वाला है, ई नोट सेल तो 0 हो गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पर इस वाले केस में भी दोनों कॉपर 2+ ही है और दोनों ही कंसंट्रेशन कितने हैं, 1 1 ही है, दोनों कंसंट्रेशन सेम है, log 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। सो ये वाली टर्म भी 0 हो गई। ऐसे करके हमारे पास इस पूरे सेल की जो सेल पोटेंशियल कितनी हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स ये वाली सेल जो है कुछ वर्क करने वाली है नहीं, यहाँ से हमें कोई कुछ वर्क तो करेगी नहीं, हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमें ना, ये तो बात हमें पहले से पता है, हमने क्लास 12th 11th में भी देखा था कि हमारे पास जब तक दोनों अलग अलग रहेंगे इलेक्ट्रोड्स, जब तक उनकी पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाली है तब तक वो रिएक्शन करके हमें कुछ ना कुछ दे देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ना हम सेम इलेक्ट्रोड रखेंगे, हम दोनों साइड कॉपर रखेंगे, हम कॉपर सल्फेट रखेंगे दोनों साइड पे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ वर्क मिल जाए, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो। तो फिर कैसे करेंगे, ये है आज का क्वेश्चन। ठीक है, अब ना क्वेश्चन है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो हाँ हो तो सकता है, ऐसा हो सकता है। कब होगा, देखो हमने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स दोनों सेम ही रहें। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं ऐसे वाले केस में, आप ना इन दोनों को ये देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसकी,
तो पॉइंट ये है कि जब तक आप इन दोनों को सेम रखोगे तब तक इनका इनोड सेल वाला पार्ट तो जीरो रहेगा। इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ कर सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे, है ना। ये वाली टर्म जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से वो log 1 हो रहा है, बार बार जीरो कर रहा है पूरी इक्वेशन को, है ना। दैट मीन्स अगर आप कुछ भी करके आपको सेम लेने, इलेक्ट्रोड सेम ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ से प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दो। अगर आप इन दोनों को अलग अलग ले लोगे तो उस वाले केस में हमारे पास ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी। इतनी चीजें में समझ में आ रही है। अब ये तो बात है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे, हमें अपनी इक्वेशन को बचाना है, हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, सपोज मैंने इसको लिया कितना 1 मोलर, इसको मैंने 2 मोलर ले लिया, इस वाले सॉल्यूशन को मैंने 2 मोलर ले लिया। ठीक है, तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब जो है ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी अपने पास जो ये वाला कॉपर 2+ है, ये कितना इस बार 2 मोलर है, दैट मीन्स हम कितना लिखेंगे, ये 2 मोलर है, ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला 1 है, तो इस बार क्या है, ये 1/2 हुआ है, यानी कि जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा। ओके, तुम्हें ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो हमारे पास सेल वर्क भी करेगी और हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक बात है। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सेल, यानी कि इनकी सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज करने से हमारी सेल वर्क करना स्टार्ट कर गई है। सबसे पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन सेल्स होती क्या है, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट वापस पे इस पे आएंगे हम। अब इसको डिवाइड करेंगे बेसिकली कंसंट्रेशन सेल्स को। सबसे पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन सेल्स होती क्या है। और इसमें ना मेन ये होता है कि आपको ना कोई भी सेल दे देंगे और ये पूछेंगे कि अगर आप चाहते हो इस वाली सेल को वर्क करवाना तो कंडीशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल मेक द सेल वर्किंग। आपको ये सेल गिवन है, ठीक है, कंप्लीट आपको रिएक्शन गिवन है, नोटेशन गिवन है, बेसिकली सेल नोटेशन गिवन है। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को फॉलो करके ये वाली सेल जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। कैसे करेंगे इसको अभी हम सीखेंगे पहले, ठीक है। मैं आपको पहले सिखाऊंगी, फिर आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, कंसंट्रेशन सेल होती क्या है। एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास जो कंसंट्रेशन सेल है इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम one half cell to another। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू difference in concentration of the species involved। स्पीशीज इन्वॉल्व, यानी कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं उनमें होता है मैटर का ट्रांसफर एक हाफ सेल से लेकर दूसरे वाले हाफ सेल तक। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीशीज इन्वॉल्व है रिएक्शन में उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। ठीक है, अब ना एक चीज़ देखो, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है वो मैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी उससे पहले एक चीज़ देखो, हमारे पास जो कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं वो होती हैं दो टाइप की। जो कंसंट्रेशन सेल्स हैं वो होती हैं दो टाइप की, ठीक है। एक तो होती है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसके ऊपर बेस्ड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था अभी, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और एक होती है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ये होती हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों को डिस्कस करना है। और यहाँ पर जो अपने पास ये वाली है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक होती है विदाउट ट्रांसफरेंस और एक होती है विद ट्रांसफरेंस। अब ये दोनों टर्म ना हमारे लिए नई होंगी अभी आगे, हमने पहले ऐसे कभी नहीं किया किसी भी सेल में, ये है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल
एंड विदाउट ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जो ये वाला पोर्शन है विद ट्रांसफरेंस में क्या आएगा, इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। ठीक है, आज की क्लास का मेन मोटिव ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से ही सेल पूरी वर्क करती है। तो पहले हमने बोला क्या, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो हमने ये तो देख लेंगे कंसंट्रेशन तो होगी डिफरेंट, यहाँ पे किसकी होगी, नाम देखो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब आप ये कहोगे कि मैम हम तो ऐसे लगाते आए हैं, अभी तक हाफ सेल लगाई हमने, ये लगाया इलेक्ट्रोड, इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना, इसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेंगे, इसके साथ साथ प्रेशर भी लिख लो, इसके साथ साथ प्रेशर भी लिख लो। अब तो आया होगा माइंड में, है ना, कौन से होते हैं मेरे पास, अगर मैं यहाँ ले लूँ हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड, उसमें क्या होता है, ऊपर से हम गैस डालते हैं ना, हाइड्रोजन गैस होती है ऊपर, उसका प्रेशर होगा, है ना, उसको तो चेंज करवा सकते हैं। तो वही वाली बात है, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल कौन सा है अपने पास, देखो मैंने क्या करा, मुझे चाहिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहले तो मैंने प्लेटिनम लगा दिया क्योंकि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस वाली इलेक्ट्रोड है। फिर मैंने लिखी हाइड्रोजन गैस, प्रेशर कितना है इसका मान लिया हमने P1 है, ये है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम, यहां पर क्या लेते हैं, यहां पर लेते हैं HCl, है ना, या फिर H+ लेते हैं, इन जनरल H+ लेते हैं यहां पर हम, है ना, ऊपर लेते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, यहां से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस डाल देंगे अंदर, H2 गैस, ऐसे ही होता है। इसके बाद क्योंकि क्या है, गैस अपने पास है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम वायर डाल देते हैं, है ना, उसी को मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली प्लेटिनम H2 गैस एट प्रेशर P1 और साथ में आयंस कौन से, H+। तो मैंने लिखा HCl यहाँ पर है, H+ कहाँ से आए, HCl से आए। ठीक है, HCl है, कंसंट्रेशन कितनी है, हमने माली कंसंट्रेशन कितनी है, C है इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद एक सेकेंड, ऐसे हमने लिखा, फिर हमने लगाया क्या, सॉल्ट ब्रिज, ये अपने पास एक सेल हो गई, दूसरी सेल यहाँ पर आएगी, बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन वाला पार्ट HCl है, फिर से सेम कॉन्सेंट्रेशन पे, और इसके बाद क्या अपने पास H2 गैस है, किस पे, प्रेशर P2 पे, और फिर क्या अपने पास प्लेटिनम। ये है हमारे पास एग्जाम्पल किसका, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का। अभी देखो इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक हमने ये बनाया, एक और सेल बनाई, जैसे हमने ऐसे करके लिखा, यहाँ पे अपने पास H+ है, यहाँ पे जो HCl है कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, C ही है कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर भी जो HCl है वो भी कितना है अपने पास, उसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास C ही है। अब जो यहाँ से हम H2 गैस डाल रहे हैं वो कितना अपने पास, H2 गैस एट प्रेशर P2। इन दोनों गैस का प्रेशर जो है वो अलग अलग है, ये P1 पे है, वो P2 पे है। इसके बाद यहाँ से प्लेटिनम वायर डाल दी, वो कनेक्ट करवा दिया, ऐसे हमने किया, और लास्ट में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ये है, इस कंप्लीट सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने वो लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि वर्क कैसे करेगी। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्या करने वाले हैं, हमने ये तो देख लिया कि दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा, जिससे सेल वर्क तो कर जाएगी, लेकिन फिर भी एक कंडीशन और चाहिए कि इन दोनों में से कौन से प्रेशर को हम ज़्यादा रखें, कौन से को कम रखें। अब एक चीज़ देखो, मान लो इसको मैंने 1 बार ले लिया, इसको ले लिया 2 बार, यानी कि मैं H2 जो मेरे पास जो P2 है उसको मैंने ज़्यादा कंसीडर करा है, P1 को कम कंसीडर करा है। तो कौन से वाले केस में सेल वर्क करेगी, अगर मैं ले लूँ इसको 2 बार, उसको ले लूँ 1 बार, तो क्या सेल वर्क करने वाली है, तो हमें ये देखना है सबसे पहले तो। ठीक है, और फिर हम देखेंगे ऐसे वाली सेल जो है उनका ड्राइविंग फोर्स होता क्या है, ये काम कर ही क्यों रही है। ठीक है, ध्यान रखो, इस वाले केस में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, हमने इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन चेंज करी है क्योंकि गैस है तो प्रेशर चेंज किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
हम ना पहले ये निकालना चाह रहे हैं कि कौन से वाले केस में ये सेल वर्क करेगी, प्रेशर की वैल्यू किसकी ज़्यादा किसकी कम होनी चाहिए, और ये काम कर ही क्यों रही है वो भी हमें देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए अपना सेल रिएक्शन लिख के दे दो, तो हमें यहाँ से देख के समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट कौन सा है, एनोड वाला पार्ट होता है, इस पे ऑक्सीडेशन होती है। कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे करवाएंगे, हाफ H2 मान लिया हमने, जिसका प्रेशर कितना है P1 है ना, वो चेंज करिए किस में, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हम बात करें किसकी, कैथोड की, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। प्रेशर कितना है इस वाले केस में, प्रेशर है P2। तो ये हमने लिखी दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन। आगे देखो, दोनों को ऐड करो, ये तो सेम है, कैंसिल, क्या बचेगा, हाफ H2 P1 हाफ H2 P2। ये है ओवरऑल रिएक्शन। अभी ना यहाँ से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ना आगे निकाल के इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले मैथमेटिकल वाला पोर्शन सोल्व करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस वाले सेल के लिए क्या करो, नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दे दो, कैसे करोगे, हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय में n लॉग ऑफ, एक काम करते हैं, n कितना, एक इलेक्ट्रॉन था ना, n को हमने 1 ही लिख दिया। यहाँ क्या होगा, P2 प्रेशर, ऐसा लिखो, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कौन सा, P2 वाला, ठीक है, बाय में प्रेशर ऑफ H2 गैस कौन सा, P1 वाला है। ठीक है, और ये कितना है, पावर हाफ, और ये भी पावर हाफ। ऐसे हमने लिखा, आगे रिप्लेस ही कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास एनोड और कैथोड दोनों पे क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों ही केस में क्या होगा, अपने पास दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यूज तो सेम रहेंगे ना, रिडक्शन वाली, दैट मीन्स ई नोट सेल तो 0 है। ये चीज फिक्स्ड है कि जो कंसंट्रेशन सेल होंगी उनमें ई नोट सेल की वैल्यू तो पक्का 0 है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम, 0.0591 लॉग ऑफ, इसको मैंने P2 ही लिख दिया, इसको लिखा P1, दोनों पावर कितनी है, हाफ हाफ, मैंने ओवरऑल ऐसे लिख दिया। आप क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, क्या मिलेगा, माइनस 0.0591, 1/2 आगे आ गया, नीचे लिखा मैंने 2 ऐसे करके, लॉग ऑफ P2 बाय P1। तो जो हमने ये सेल लिखी है उसकी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसी आई है। एक काम करते हैं, मैं इस माइनस को प्लस कर देती हूँ, उसको यहाँ से रेसिप्रोकेट करवा दूंगी। कैसे बनेगा ये, 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ P1 बाई P2। सही है इतना। अब इसको ध्यान से देखना, हमें ये पता है अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेल है वो वर्क करे, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए थी, है ना। अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, है ना। एंड वी नो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। दैट मीन्स अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, सेल वर्क करे, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आए, तो आपकी ई सेल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये टर्म तो है ही पॉजिटिव, इसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, ये तो पॉजिटिव है। मेन हमें यहाँ पे देखना है ना, हमें यहाँ पर देखना है। हमें पता है log 1 0 होता है, log 1 होता है 0, है ना। अगर हम इसको क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 1 रखेंगे, log ऑफ कोई भी वैल्यू जो कि 1 से ज्यादा है, क्या होगा उस वाली केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इससे कम आए तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स हमें ये वाली वैल्यू जो है 1 से ज्यादा ही चाहिए। कब आएगा, अगर हमारे पास ऐसे देखो, मैंने कहा 5/6, इस वाले केस में वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 ना। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 6/5। दैट मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिले
सो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। अगर आप चाहते हो कि आपको ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिले तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। उस वाले केस में क्या होगा, ये वाली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हमने सिर्फ थोड़ा सा डिराइव करके ही देखा है, तो हमें ये समझ में आया कि जो सेल हमने ऊपर ड्रॉ करी है, अगर हम चाहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस हो, वो वर्क करे, तो हमारा जो P1 वाला प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए P2 से। ठीक है, अब चलते हैं वापस ऊपर। P1 ज़्यादा होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स जो मैंने आपको बोला था 1 बार 2 बार, तो मुझे इसको 2 बार लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा 1 बार। अगर आपको कोई दो प्रेशर गिवन है, आपसे ये पूछा जाए कि कौन से वाले केस में कितनी वैल्यू रखें कि सेल वर्क करे, तो हमें इसको ज़्यादा लेके चलना है, उसको कम लेना है। जो भी ज़्यादा वैल्यू उसको यहाँ पे दे दो। हमें ना ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे P1 अगर ज़्यादा होगा P2 से, तो ये वाली सेल वर्क भी करेगी और कुछ ना कुछ हमें पोटेंशियल भी देखने को मिलेगी। सही है। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे कि यहाँ पे ये हो ही क्यों रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। ये अपने पास ओवरऑल रिएक्शन है। हमें ये पता है कि हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम्स हैं, सबको चाहिए स्टेबिलिटी, है ना। और सबका एक मेन मोटिव होता है कि सबको अपनी एंट्रोपी इंक्रीज करनी होती है। हर एक सिस्टम अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहता है। और हमें ये भी पता है, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी मैक्सिमम कब होती है, एंट्रोपी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। दैट मीन्स हर जो सिस्टम है, जितने जो हमारे पास सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम को अप्रोच करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है, ध्यान से देखना। अगर ये सिस्टम चाहता है इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना, तो हमारे पास क्योंकि प्रेशर P1 क्या है, ज़्यादा है, P2 कम है, तो क्या होगा, मूवमेंट कैसे होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाएगा सिस्टम। हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करेगा। अगर ये समझ में आए, वैसे देखो हमारे पास जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ यहाँ पर समझाने के लिए कि एक काम करते हैं, हमने ना यहाँ पे एक ना ये रोड ले ली, ठीक है। सपोज ये एक आयरन रोड है और मैंने क्या करा, मैंने ना यहाँ पे इसको ना हीट कर दिया, इसको मैंने हीट करवाया सिर्फ इस वाले एंड को। सही है, ओके। अब देखो अब क्या होगा, हीट होने के बाद फिर ऐसे करो, हमारे पास ये रोड है, ऐसे करके इतनी सी रोड थी बस, या जो भी लगा लो इसको, इतना सा कुछ था, ठीक है। और ये हमारे पास जो है, ये क्या माने, इसको बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स है कोई, इस वाले बॉक्स को मैंने हीट करवा दिया और ये अपने पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको मैंने हीट करवा के इसका टेम्परेचर पहुंचा दिया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है, ओके। अब क्या किया हमने, इन दोनों बॉक्सेस को साथ में रख दिया। इसको मान लो अपने ऐसे शुरू करें, ये वाला वो बॉक्स है जो 50 डिग्री पे है, तो मैंने इसको पकड़ा, 50 वाले नहीं, इसको मैं इसके साथ लेकर आ गई, ऐसे मैं इन दोनों को ऐसे चिपका के रख दिया। जब हमने रखा उस टाइम पे ये था 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका, और ये था 25 पे। अब ना इस सिस्टम को थोड़ा सा टाइम दो, कुछ टाइम के बाद जाके देखेंगे तो क्या होगा। एक बार बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो क्या होगा, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ, ऐसे होगा। हमारे पास जो सिस्टम है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में मूव करेगा, ठीक बात है ना। ऐसे होगा तो हीट कहाँ मूव करेगी, हाई टू लो। ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल और देख सकते हो कि हमारे पास जो भी सिस्टम होगा वो हाई टू लो ही मूव करता है। जैसे मान लो हाई टू मैंने कुछ रखा, ये पेन है मेरे पास हाथ में, मैंने छोड़ दिया, नीचे जाएगा ये, क्या नीचे से ऊपर आ सकता है, नहीं आएगा। अगर ऊपर आएगा भी तो क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी इसको, है ना। तो मेन पॉइंट क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, हाई टू लो मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसका ड्राइविंग फोर्स ये है कि पूरा जो सिस्टम अपने पास है वो ना क्या करना चाहता है, इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना चाहता है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस चाहिए, दैट मीन्स वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। इसी वजह से ही रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करके इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन या तो आपको ऐसे स्पॉन्टेनियस वर्किंग या फिर इक्विलिब्रियम के टर्म्स में पूछ लेंगे, या फिर पूछेंगे कि कौन सी कंडीशन में सिस्टम जो वो वर्क कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, ऐसे एक और करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम में। सो अभी ना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको पूरी सेल नोटेशन गिवन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इन तीनों केसेस में से कौन सा केस अगर पॉसिबल होगा, कौन सी वाली कंडीशन में हमारी सेल वर्क करेगी, कैसे करेंगे। मेन पॉइंट ये है कि हमारा सिस्टम जो वो हाई प्रेशर से लो पे जा सकता है ना। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा, ये रिएक्शन बेसिकली सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट है एनोड का। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने निकाला है कि P1 से P2 पे जाएगा पूरा सिस्टम, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ। ठीक है, ध्यान रखो हर केस में ऐसा होगा ये बिल्कुल नहीं है। तो आंखें बंद करके मत लगाना, जो आपको रिएक्शन मिलेगी ना एग्जाम में उसको पहले करके देख लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या ये एनोड वाला पार्ट है, ये कैथोड वाला पार्ट है ना। अब देखो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो मुझे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी है। इसका गैस कौन सी है, Cl2 है, मुझे करवाना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसमें मुझे लिखना पड़ेगा Cl माइनस से क्या हो रहा है, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, अपने पास ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन किस पे है, प्रेशर P1 पे। इसको मैंने लिखा प्रेशर कौन सा है, P1 है, और ये तो किसी बस कंसंट्रेशन C है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आते हैं, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 जिसका प्रेशर कितना है P2, प्रेशर है P2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा यहाँ से हमें Cl माइनस, कंसंट्रेशन कितनी C, इसी पे कितनी थी C, ये वाली है अपने पास। आगे देखो ये से कैंसिल, ये भी गया, क्या बचा सिर्फ ये हाफ Cl2 P2 हाफ Cl2 P1। दैट मीन्स सिस्टम कहाँ जा रहा है, P2 से P1 जा रहा है। दैट मीन्स P2 जो हमारे पास क्या है, ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, है ना, हाई टू लो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको अगर आप चाहते हो कि मुझे तो इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, लिखो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन, E cell will be equal to E नोट सेल तो 0 माइनस 0.0591 बाय में n तो 1 ही है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, लॉग ऑफ, यहाँ देखो P1 की पावर कितनी, हाफ, यहाँ पे P2 की पावर हाफ। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, माइनस हाफ को आगे ले आओ, 0.0591 बाय में 2 लॉग ऑफ P1 बाई P2, प्लस कर लेते हैं इसको यहाँ पे, माइनस 0, एक सेकेंड प्लस करने ना, 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ P2 बाई P1, है ना। यानी कि जो हमारे पास ई सेल पॉजिटिव आएगी वो एक ही केस में आ सकती है, अगर यहाँ पे P2 की वैल्यू P1 के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। तो अगर ये सेम हुई तो क्या होगा, log 1 करके 0 जाएगी, पोटेंशियल 0 आएगी। ठीक है, सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगा। अगर हमने P1 को ज़्यादा लिया P2 को कम लिया तो क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सेल वैसे ही काम नहीं करेगी। एक ही केस में पॉसिबल है, अगर आप P2 को ज़्यादा लेके P1 को कम ले लो तो ये सिस्टम वर्क करेगा। दैट मीन्स P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी स्टडी करी कौन सी, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, Cl2 गैस, और पहले वाले केस में क्या था अपने पास, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिन्होंने देख लिया। अब चलेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल पे, फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पे। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इसमें दो हैं, विदाउट ट्रांसफरेंस एंड विद ट्रांसफरेंस। यहाँ मैं सॉल्व करूंगी विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है, जिसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा, विदाउट ट्रांसफरेंस। अभी ट्रांसफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं। जो अभी मैं लिखने वाली हूँ इसको मैं सेव करके रखूँगी, मुझे नेक्स्ट क्लास में काम आने वाला है, क्योंकि हमें विदाउट ट्रांसफरेंस और विद ट्रांसफरेंस को कंपेयर करके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, एक ना सेल बनाते हैं, हमने 2 हाफ सेल ली,
हमने यहाँ पे प्लेटिनम वायर लगा दी। यहाँ पे क्या है अपने पास H2 गैस है, प्रेशर कितना है, लेट्स से P है। यहाँ पे मान लो क्या है अपने पास H2 गैस जा रही है यहाँ से, प्रेशर कितना है, इसका भी P है। इस बार हमने क्या करा है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। तो इस बार गैस का प्रेशर सेम है दोनों ही हाफ सेल्स में, और जो अपने पास ये HCl है नीचे, इसकी कंसंट्रेशन अलग है। लेट्स से यहाँ लिखते हैं हम HCl कंसंट्रेशन कितनी है C1, और यहाँ पर जो अपने पास जो HCl ये वाली जो यहाँ पे HCl है वो कितनी है अपने पास C2। इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। इस तरह का सिस्टम है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये तो हम बहुत जल्दी लिख देंगे। एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे यहाँ पे हाफ H2, इसका प्रेशर कितना है P, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा H प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1 प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कैथोड की, यहाँ क्या मिलने वाला है H प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा यहाँ से हाफ H2, प्रेशर कितना है P। सही है इतना, क्या मिला H प्लस C2 से कहाँ जा रहा है H प्लस C1। इस तरह से है ना। आगे देखो, इतना हमने लिखा अभी यहाँ पे। अगर मुझे लिखनी हो ई सेल, ई नोट सेल तो जीरो क्योंकि सेम है दोनों सिस्टम, -0.0591 इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, लॉग ऑफ C1 बाय C2। सेल कब वर्क करेगी, अगर हमारे पास C2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो तो हमें दिख ही रहा है यहाँ से भी, log ऑफ C2 बाई C1। यहाँ लिखो फॉर वर्किंग सेल या फिर फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। अगर मैं आपको ये बोलूं, जो आपने इक्वेशन लिखी है इसको ln की टर्म्स में लिखो, कैसे लिखोगे, हम एक काम कर सकते हैं, इसको बढ़ा के ले देते हैं यहाँ पे RT बाई NF, N तो हो गया, F लिखो RT बाई F ln ऑफ C2 बाई C1, ये भी हो सकता है। ये कब है, यहाँ लिख देते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस। ये हो गया विदाउट ट्रांसफरेंस। ये तो हम पहले भी करते आए थे, कुछ भी नया नहीं लग रहा है। अब देखो, जब मैं आपको बताऊंगी विद ट्रांसफरेंस ना, तो हमें नया लगेगा। अब विद ट्रांसफरेंस का मीनिंग क्या है वो देखते हैं एक बार, बाकी डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। विद ट्रांसफरेंस क्या होगा, देखो सिस्टम अपने पास बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर लिया है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो दोनों को हमने एक ही जगह पे रखा, सही है। यहाँ पर अपनी हाइड्रोजन गैस आ रही है, यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी अपने पास हमने इलेक्ट्रोड लगाया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगी। ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, बस बीच में हमने ना ये लगा दी, क्या है मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। और यहाँ से ट्रांसफर, जो आयंस जो है ट्रांसफर हो सकते हैं इधर उधर, आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसे मैंने सॉल्यूशन भी ले लिया, ऐसे करके हमने सॉल्यूशन भी ले लिया, ठीक है। अभी देखो हमने ये भी बना दिया कि प्लेटिनम वायर डाल दिया यहाँ पे ताकि सिस्टम वर्क करे। इसके बाद देखो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पर कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, हमने एक मेम्ब्रेन लगाई है सिर्फ। देखो H2 गैस है, प्रेशर P ही है, यहाँ से भी H2 गैस जा रही है अंदर, प्रेशर जिसका P है। यहाँ पर अपने पास HCl सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1 है, और HCl सोल्यूशन कंसंट्रेशन कितनी है C2 है। इस तरह से इस पर क्या है, ये मेम्ब्रेन है बीच में, ये है मेम्ब्रेन, और यहाँ से आयंस जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो आयंस हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं विद ट्रांसफरेंस। और इस मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे एक नई टर्म आती है LPJ, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन, LJP सॉरी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन
पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि यहाँ पर मेम्ब्रेन, क्योंकि आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं, तो कौन से वाला आयन कौन से वाली साइड से किस साइड ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने की वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, आपको शायद मैंने पहले भी बोला था कि जब हमने स्टार्ट किया चैप्टर तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी अगर 2 हाफ सेल्स हैं उसमें हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्यों लगाते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा उस वाले केस में क्या होगा, अपने पास हमने सॉल्ट ब्रिज पक्का लगा रखा होगा। ठीक है, इस वाले केस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी आने वाली है। अब ये क्या है, इससे लॉस कौन सा होने वाला है सेल को, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।